Hi guys and welcome to the lecture. For those of you who don't know me, I am C. Ankita Samvi, and a lot of students had requested me to post these revision videos. And as you all know, CA Foundation exams are around the corner, and economics and BCK are a little bit of trouble. So what I've done is I've prepared this revision series जहाँ पे मैं difficult topics ले रही हूँ. Today we're going to be starting with chapter 4, unit 1 and 2 together, and I'm going to be posting the unit 3 revision video very soon, so stay tuned. For those of you who are new to the channel, please do subscribe to the channel and like the video if you do. And before we get into the video, I just want to say this very small thing. Since ये एक revision video है, तो मैं इन लेंथ कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रश थ्रू द टॉपिक्स सो दैट आपको रिविजन करने में हेल्प हो जाए. एज यू ऑल नो, 19th of December को आप लोगों का सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसीके है, and there are hardly 10 12 days 13 days left for the exam. So what I'm going to do is मैं एक रिविजनरी वीडियो डाल रही हूँ, कोई भी टॉपिक लेंथ में नहीं ले रही हूँ. इफ देर इज एनी ट्रबल दैट यू हैव विद अ स्पेसिफिक टॉपिक, देन प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टेकिंग इट अप, या मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, now we're going to start with chapter 4 unit 1, that is meaning and type of market. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए आप लोग कि मार्केट इज एन अरेंजमेंट जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं इन ऑर्डर टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस. ठीक है, तो मार्केट क्या है? बायर एंड सेलर मिलते हैं टू बाय व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस, राइट? अच्छा, अभी यहाँ पे चैप्टर के बिगिनिंग में ही आप लोगों को ये फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना. व्हाट इज फ्री गुड्स, what are free goods and what are economic goods? free goods ऐसे goods होते हैं which are abundant in supply and इसका कोई प्राइस आपको पे नहीं करता है, तो इनको जीरो प्राइस्ड गुड्स भी बोलते हैं. जैसे कि क्या, आपको अगर हवा खानी है, नीचे वॉक करने के, आपको बाहर वॉक करने के लिए जाना है, आपको किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता. यस, आपको धूप लेने का मन है, राइट? तो आप बाहर अपनी बालकनी में जाते हो और आराम से धूप लेते हो, आप किसी को कोई पेमेंट नहीं करते. दीज आर फ्री गुड्स, दीज आर अबंडेंट इन सप्लाई. सो बेसिकली द एयर यू ब्रीथ, द सनशाइन, ये सारी चीजों के लिए, वाटर, इन सारी चीजों के लिए आप लोग कोई पेमेंट नहीं करते हो. दैट इज व्हाई दीज आर फ्री गुड्स. ठीक है, कमिंग टू द अदर कॉन्सेप्ट विच इज इकोनॉमिक गुड्स. इकोनॉमिक गुड्स ऐसे टाइप के गुड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में आपको कोई प्राइस पे करना पड़ता है. जैसे कि आजकल आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो, बी इट फूड, बी इट मोबाइल फोन, या एक कार, या एक बाइसिकल, आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो आप मार्केट में, एक पारे जी की बिस्किट तक खरीदने के लिए जाते हो, तो यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस. दैट इज व्हाई एनी गुड या सर्विस विच हैज अ प्राइस अटैच टू इट, आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इकोनॉमिक गुड्स. नाउ दिस काइंड ऑफ गुड्स आर नॉट abundant in quantity, ये scarce in nature होता है. scarce मतलब limited, they have an opportunity cost and they are exchangeable in the market. sunshine को आप exchange नहीं कर सकते because these are free goods, but अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आप exchange करते हो, आप बेच सकते हो इसे मार्केट में, राइट? so those goods which are scarce, has opportunity cost, exchangeable in the market, and has a price attached to it, basically that commands a price, is basically economic good. now यहाँ पे मैंने कुछ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. एक मिनट. सो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों के लिए बना के रखा है. डैश रेफर्स टू परचेजिंग पावर ऑफ आर्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो इसका आंसर क्या है? परचेजिंग पावर, किसी भी आर्टिकल की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस. द सेकंड वन, according to dash the value in exchange means the power in exchange over commodities, या फिर कमांड ओवर कमोडिटीज. कमांड ओवर कमोडिटीज आप लोग याद करेंगे, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये किसने बोला है? दैट वैल्यू इन एक्सचेंज रेफर्स टू कमांड ओवर कमोडिटीज. ये किसने बोला है? रिकार्डो ने बोला है, डेविड रिकार्डो ने ये वाला पॉइंट बोला है. सो अगर कमांड ओवर कमोडिटीज पूछा जाता तो आप क्या लिखेंगे? डेविड रिकार्डो.
ठीक है, आगे देखिए, वैल्यू एंड यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है। वैल्यू एंड यूज रेफर्स टू द यूजफुलनेस और यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज द प्राइस यू पे टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। यही वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के केस में हम लोगों ने वाटर डायमंड पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पे जिस चीज की हाई वैल्यू इन यूज होता है उसका टिपिकली हाई वैल्यू इन एक्सचेंज होना चाहिए, बट वाटर डायमंड पैराडॉक्स में उल्टा देखा गया। वाटर का वैल्यू इन यूज ज्यादा है बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही कम है, एज कंपेयर टू डायमंड जिसका वैल्यू इन यूज बहुत कम है और वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो वाटर डायमंड पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इधर पढ़ा था। आगे हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट निकाल के रखा है, वहां पे लिखा है कि सेंटिमेंटल वैल्यू इज सब्जेक्टिव and reflects an exaggerated judgment about the worth of a commodity। कभी भी सेंटिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं किसी भी चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका काम करके दिया तो आप क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किसी ने आपको फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, आपकी कंडीशन बहुत सीरियस थी हॉस्पिटल में एंड ब्लड ग्रुप की आपको ब्लड की जरूरत थी, आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो बेसिकली नाउ किसी ने जब आपको ब्लड डोनेट किया तो आप क्या बोलते हैं, मैं आप तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नाउ दिस सेंटिमेंटल वैल्यू इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड दिस इज नॉट रेलेवेंट इन इकोनॉमिक्स। कभी भी सेंटिमेंटल वैल्यू रेलेवेंट नहीं होती है इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक इमोशनल वैल्यू या एग्जैजरेटेड जजमेंट को बताता है, दैट इज व्हाई इट इज इररेलेवेंट इन इकोनॉमिक्स। आगे देखिए, मार्केट नीड नॉट बी, एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, मार्केट नीड नॉट बी फॉर्मल और हेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका, ये सारी जो चीजें ये एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज बनाते नहीं है, ये एक्चुअली बेचते नहीं है, ये सिर्फ हमें डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आप कहीं जाकर ये सारी चीजें खरीद रहे हो क्या, Amazon, ये एक पर्टिकुलर ऐप है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करता है, दैट इज व्हाई मार्केट नीड नॉट बी अ फॉर्मल प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे कार्स 24 का एग्जांपल लिखा है मैंने एंड Amazon का एग्जांपल लिखा है। तो अभी तक हम लोगों को क्या समझ में आया, मार्केट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम लोग मार्क कर लेंगे। बायर एंड सेलर इन्वॉल्व होता है, दूसरा कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बेची जा रही है, तीसरा देयर शुड बी बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। ठीक है, नॉलेज अबाउट द मार्केट होना चाहिए एंड एक प्राइस अटैच्ड होना चाहिए उस गुड या सर्विस से। ठीक है, सो 5 एलिमेंट्स देखिए, बायर एंड सेलर, बार्गेनिंग पावर, गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस अटैच्ड होना चाहिए, नॉलेज अबाउट द मार्केट होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट। इन पांचों में से आपको 3 दे देगा और एक कुछ और देगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग एक 2 सेक्टर मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। 2 सेक्टर मॉडल के केस में हाउस होल्ड होते हैं, यानी कि आप और हम, जो कि बेसिकली सिर्फ कंजम्पशन करते हैं, एंड दूसरा बिजनेस फर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किधर ट्रांसफर होते हैं, फर्म्स के पास। अब ये फर्म्स क्या करेगी, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगी और गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से जब फर्म की तरफ फ्लो हो रहे हैं, हाउस होल्ड ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली नॉट। सो फर्म्स इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट उन लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, जिनको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट या फैक्टर प्राइजेस। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फर्म से वापस हाउस होल्ड तक क्या आ रहा है, बेसिकली फैक्टर प्राइजेस आ रहे हैं या फैक्टर पेमेंट्स आ रही है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में जो इनकम मिलती है, इनको फैक्टर प्राइजेस कहा जाता है। ठीक है, तो अब जब फर्म ने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बना लिया, तो अब ये फर्म इन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगी, ऑब्वियसली ये फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को किसको बेच देगी, हाउस होल्ड को बेचेगी अगेंस्ट मनी, जो कि हाउस होल्ड किसको देने वाले हैं, फर्म्स को देने वाले हैं, राइट। सो देखिए, इसमें 2 चीजें आपको ऑब्जर्व करने की है। जो आपको अपर पार्ट दिखाई दे रहा है, जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में पेमेंट मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट। क्या बोलते हैं, फैक्टर
मार्केट। और जो ये जो आपको लोअर सेगमेंट दिखाई दे रहा है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, और उसके अगेंस्ट में फर्म्स को क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है। तो ये जो लोअर सेगमेंट है जहां पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट। तो जब बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट देखा जाता है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट मिलता है, तो बोलते हैं फैक्टर मार्केट। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट देखा जाता है, उसके अगेंस्ट में मनी मिलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट। अब इसके अगेंस्ट कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बना के दिया है इधर। देखो, डैश मार्केट एलोकेट्स गुड्स टू द कंज्यूमर। ऐसा कौन सा मार्केट है जो कंज्यूमर्स को गुड्स ट्रांसफर करता है? कौन सा मार्केट, आप लोग मुझे बताएं। कंज्यूमर्स को गुड्स कौन से मार्केट में ट्रांसफर हो रहा है, प्रोडक्ट मार्केट या फैक्टर मार्केट? ऑब्वियसली इट इज प्रोडक्ट मार्केट। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, इट इज प्रोडक्ट मार्केट। यस, जब कंज्यूमर्स को एलोकेट करने की बात आ रही है तो प्रोडक्ट मार्केट में क्या एलोकेट होता है। और दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन दिया है मैंने नीचे, डैश मार्केट एलोकेट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू द प्रोड्यूसर्स। आप लोग मुझे बताइए कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स तक कौन से मार्केट में पहुंच रहा है, फर्म्स तक कौन से मार्केट में पहुंच रहा है, द फैक्टर मार्केट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ठीक है, सो जब आपसे पूछा जाएगा कि डैश मार्केट एलोकेट्स द गुड्स टू द कंज्यूमर्स, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट मार्केट। एंड डैश मार्केट एलोकेट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू हुम, द प्रोड्यूसर्स, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, फैक्टर मार्केट। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट द नोट्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन डाउनलोड ऑल द नोट्स फ्रॉम देयर। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। ये एक रिवीजन लेक्चर है, आप लोगों को साइड बाय साइड लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। नाउ मार्केट को कई बेसिस पे क्लासिफाई करके रखा गया है, एक एक करके वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ज्योग्राफिकल एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया मार्केट को 4 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। लोकल मार्केट जो कि सबसे छोटा मार्केट होता है, देन रीजनल मार्केट, नेक्स्ट नेशनल मार्केट, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो लोकल मार्केट में कौन से टाइप के मार्केट्स आएंगे, जहां बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग में है एक आंटी सरिता और वो बेचती है पापड़ खिचिया वगैरह। सो ये कौन सा मार्केट का पार्ट बन जाएगा, ये एक लोकल मार्केट का पार्ट बन जाएगा। उसी तरीके से पेरिशेबल गुड्स जो रहते हैं, हाईली पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, फिश, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे हाईली पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। ब्रेड, ये सारी चीजें जो है लोकल मार्केट का पार्ट बनती है। ऑल्सो बल्कि आर्टिकल्स, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बल्कि आर्टिकल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ लोकल मार्केट। ठीक है, यस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट मार्केट विच इज रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट लोकल मार्केट से थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे बेसिकली एडजेसेंट सिटीज या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट को कवर करा जाता है, या क्लस्टर ऑफ स्टेट्स को भी कवर करा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देख के रखा हुआ है, पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में। बेसिकली महाराष्ट्र में लोग पैठनी साड़ी की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, सो ये एक फ्यू एडजेसेंट सिटीज या पार्ट ऑफ स्टेट या फिर क्लस्टर ऑफ स्टेट्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे लुंगी वगैरह, ये सब साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, तो वो रीजनल मार्केट का पार्ट बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि विद इन द नेशनल बाउंड्रीज होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, नेशनल मार्केट या फिर डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं पतंजलि की। पतंजलि जो है ये ऑल ओवर इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। यस, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि पैन इंडिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आपको सर्कुलेशन में दिखाई देंगे। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल मार्केट मतलब देयर आर नो बाउंड्रीज। यस, आप आउटसाइड द कंट्री भी इसकी ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर लेता है तो उसका क्या बन जाता है, इंटरनेशनल मार्केट बन जाता है। जैसे अमूल की अगर बात करें तो अमूल अब ना कि सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, ये आजकल आपको एशियन कंट्रीज में, और भी एशियन कंट्रीज में इसका सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ पे भी आपको अमूल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। और कौन सा इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, जैसे आईफोन। यस, यूएस में भी लोग आईफोन यूज करते हैं, इंडिया में भी लोग आईफोन यूज करते हैं। सो बेसिकली इसका सर्कुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये एक इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट बन जाता है। और यहाँ पे जनरली जो इंटरनेशनल मार्केट के अगेंस्ट आपका नोट्स दिए हैं वहां लिखा है कि इट इज जनरली दोज गुड्स विच आर ऑफ हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क गुड्स। इसका मतलब क्या है, मतलब जो कि बेसिकली छोटे रहे, ज्यादा बल्कि नहीं रहे, बट उनकी ज्यादा वैल्यू रहे, इनका इंटरनेशनल मार्केट होता है। जैसे कि गोल्ड, डोमिनोज, डायमंड लिख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे हाई वैल्यू रहे जिसकी और स्मॉल बल्क गुड्स रहे। यहाँ पे आप और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, गोल्ड दिया है मैंने, डोमिनोज दिया है, आप आईफोन्स लिख सकते हैं, एंड इवन अमूल फॉर दैट मैटर, राइट। अमूल भी अब एक इंटरनेशनल, अमूल का भी एक इंटरनेशनल मार्केट हो गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया चार टाइप में डिवाइड किया, लोकल जहां हाईली पेरिशेबल गुड्स आते हैं, सेकंड रीजनल जहां पे आप एक पर्टिकुलर एडजेसेंट सिटीज में, फ्यू एडजेसेंट सिटीज में आप लोग देखेंगे ये वाला सेल एंड परचेज, तीसरा नेशनल मार्केट विद इन द नेशनल बाउंड्रीज होता है, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केट जो कि बेसिकली हाई वैल्यू एंड लेस बल्की गुड्स में डील करता है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम किस तरीके से मार्केट को डिवाइड करा गया है, लेट्स सी दैट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट हैज बीन डिवाइडेड अगेन इनटू फोर टाइप्स, very short term period market, short term period market, long term period market, and the last one is very long term period market. Acha, there is now a question that can be asked, who conceived the time element in markets? किसने conceive किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, तो प्लीज इसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, हु कंसीव द टाइम एलिमेंट इन मार्केट्स, बेसिकली एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ऐसा पीरियड, ऐसा मार्केट वेयर द सप्लाई इज फिक्स्ड, मतलब सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, आप कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, द सप्लाई इज फिक्स्ड। तो जनरली जो है प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंस इन दिस केस सप्लाई हमारा फिक्स्ड है, इसीलिए प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल डिमांड के ऊपर। समझ आ रहा है आप लोगों को, प्राइस को फिक्स कर दिया है तो ऑब्वियसली अब सॉरी सप्लाई को फिक्स कर दिया है तो ऑब्वियसली अब प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सा मार्केट होता है, पेरिशेबल गुड्स के लिए होता है। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस निकालना है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, देखो सप्लाई इज फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल सप्लाई मान लो 100 यूनिट्स, सप्लाई को फिक्स कर दिया गया है। अब अगर डिमांड 100 यूनिट्स है तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस तो आप निकाल सकते हो, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो वही आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। बट अब अगर डिमांड बढ़ गई, से डिमांड हो गई 120 यूनिट्स, तो आप ही दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि सप्लाई 100 यूनिट्स है और डिमांड बढ़ गया है 120 यूनिट्स, तो अब प्राइस पे क्या असर होगा, सोचो। डिमांड बढ़ जाती है तब क्या होता है, प्राइस पे एक अपवर्ड प्रेशर आता है, तो प्राइस विल इंक्रीज। और अगर डिमांड कम हो गई, फॉर एग्जांपल सप्लाई 100 है और डिमांड 80 हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सो ऑब्वियसली अभी प्राइस पे एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, तो डिमांड अगर कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, दैट द सप्लाई इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड एंड प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड के ऊपर। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, और डिमांड अगर कम हुई तो प्राइस भी कम हो जाएगा। Coming to the next type, which is short period market. Supply can be moderately adjusted. इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई को थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, moderately adjust by increasing the raw materials और by increasing the लेबर। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वेरिएबल फैक्टर्स है इनको चेंज करके आप कहीं ना कहीं सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो। तीसरा टाइप ऑफ मार्केट है लॉन्ग पीरियड मार्केट, इसमें सारे के सारे फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, यानी कि आप लैंड भी इंक्रीज कर सकते, लैंड इज नो मोर अ फिक्स्ड फैक्टर इन द लॉन्ग पीरियड, राइट। सो बेसिकली इस केस में
all the factors become वेरिएबल। आप मशीनरी भी बढ़ा सकते हो, लैंड भी बढ़ा सकते हो, लेबर भी बढ़ा सकते हो, रॉ मटेरियल भी बढ़ा सकते हो। बेसिकली जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ऑल वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। सो इस केस में सिंस सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, सप्लाई कैन बी फुल्ली एडजस्टेड बाय ऑल्टरिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाकर क्या कर सकते हो, सप्लाई को फुली एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसको मार्क करके रखिएगा। आगे लिखा है कि द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये बेसिकली कैसे डिटरमाइन होगा, लॉन्ग रन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होगा। और इसी प्राइस को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी प्राइस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्राइस। ठीक है, सो लॉन्ग रन पीरियड मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है उसको और क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट नॉर्मल प्राइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट को हम लोग सेक्युलर मार्केट भी बोलते हैं, सेक्युलर पीरियड मार्केट भी बोलते हैं। सेक्युलर पीरियड मतलब इट इज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस एंड एजेस, बहुत ही ज्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक ये मार्केट चलता है। ठीक है, सो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट इज आल्सो नोन एज सेक्युलर पीरियड मार्केट। एंड इसमें बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बेसिकली बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन साइज, कैपिटल, सप्लाई, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये कैपिटल, सप्लाई, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, यस, इन दिस वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है हम प्रोफेशन ही चेंज कर दे, राइट? So now we have finally finished the classification of market on the basis of time period, right? Time period के basis पे चार type पे classify करा गया। वापस से देखते हैं, very short period market, long period market and very long period market। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपना next type of classification, that is on the basis of nature of transaction। इसके बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है, एक है स्पॉट या कैश मार्केट एंड दूसरा है फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। तो देखिए, स्पॉट या कैश मार्केट के केस में क्या होता है, इमीडिएटली ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक हाथ से होगा एंड दूसरे हाथ से इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट भी हो जाएगा, या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पे पेमेंट भी हो जाएगा। सो स्पॉट या कैश मार्केट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी and transfer of goods happen immediately or within a very short span of time, whereas on the other hand forward या future market के केस में क्या होता है, there is a promise to pay and deliver the goods at some future date। so basically immediately कोई transaction नहीं हो रहा है, आप सिर्फ एक contract में enter कर रहे हो with a promise to pay and with a promise to deliver goods and services at some future date। तो आपसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि which type of market just promises to pay or promises to deliver the goods and services at some future date। तो आपका आंसर होना चाहिए फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, मार्केट को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है, एक है रेगुलेटेड मार्केट एंड दूसरा है अनरेगुलेटेड मार्केट या फिर फ्री मार्केट भी इसे बोलते हैं। रेगुलेटेड मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शंस है दीज आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड, यस, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करी जाए, सेबी उसको रेगुलेट करती है अच्छे से। एंड अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब ऐसे मार्केट जिसके ऊपर कोई कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे कि खाट बाजार, राइट, आपका वीकली बाजार वगैरह लगता है, फ्ली मार्केट्स वगैरह लगते हैं, इनके ऊपर कोई भी रेगुलेशंस नहीं होती, राइट, इसीलिए अनरेगुलेटेड या फ्री मार्केट कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम दो टाइप में क्लासिफाई करा गया है, एक है होलसेल मार्केट एंड दूसरा है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में बेसिकली गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी। ये बेसिकली बिजनेस एंड बिजनेस के बीच में होता है, इसलिए इसे B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं। एंड रिटेल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये बेसिकली B2C मार्केट होता है, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट होता है। ठीक है, सो बिजनेसेस के बीच में होलसेल मार्केट होता है B2B एंड रिटेल मार्केट का मतलब ये होता है B2C, वेयर बिजनेस और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज। आगे बढ़ते हैं, नाउ आता है अपना मेन पार्ट विच इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अपना पूरा चैप्टर इस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन।
इधर मार्केट को दो टाइप में डिवाइड करा गया है, एक है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड दूसरा है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, अभी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, सिंस दीज आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, इसीलिए इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी भी परफेक्ट होती है, इनफाइनाइट होती है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज दीज देयर आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर सच प्रोडक्ट, राइट? और आपको क्या लगता है, सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, किसी भी बायर या सेलर का कोई भी कंट्रोल होने वाला है क्या प्राइस के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, राइट? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। एंड बेसिकली प्राइस जो मार्केट ने निकाला है वो ये सारे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स है, दे एक्सेप्ट द प्राइस एज इट इज, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्राइस टेकर्स। ठीक है, तो ये फीचर किसका था? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डू नॉट वरी, मैं आपको बस एक जस्ट दे रही थी। और कोई भी ऐसा टाइप का मार्केट विच इज नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इज इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। जो परफेक्ट नहीं है वो क्या है? इम्परफेक्ट। ठीक है, सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर अगेन तीन टाइप के आते हैं। पहला है मोनोपोलिस्टिक, सेकेंड है ओलिगोपोली एंड द थर्ड वन इज मोनोपोली। ठीक है, सो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह ही देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, बट प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होता। ये कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होता है दूसरे से। जैसे कि क्या? जैसे कि सोप्स, यस, सोप्स वगैरह, टूथपेस्ट, ये इंडस्ट्री जो है आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये टाइप की इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। सारे के सारे सोप्स एक ही काम करते हैं, बट लक्स ब्यूटी को प्रमोट करता है, यस, सिंथॉल फ्रेशनेस को प्रमोट करता है, डेटॉल 99.99% जर्म्स का जर्म्स से छुटकारे का बेसिकली प्रमोट करता है। सो एवरी सोप, एवरी टूथपेस्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, राइट? सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थोड़ा सा होता है। नाउ नेक्स्ट चीज इज, सिंस प्रोडक्ट के काफी सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। यानी कि प्राइस में थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है। सो प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर, यस, बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है ये। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपको क्या लगता है, सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, प्राइस पे कंट्रोल होगा क्या? नहीं, सब्सटैंशियल कंट्रोल नहीं होता, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है सिंस द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओलिगोपोली की तरफ। ओलिगोपोली में देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, बायर्स कई सारे हैं बट देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, ओपेक, यस, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बेसिकली अगर देखा जाए तो आज एयरटेल, वी और जियो, ये तीन मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इनके अलावा बहुत ही छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। सो बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ फ्यू सेलर्स है मार्केट में, राइट? तो बेसिकली सिंस देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, तो तुमको क्या लगता है कि इसमें प्राइस के ऊपर कंट्रोल होगा क्या? यस, काफी हद तक कंट्रोल होता है इनका प्राइस के ऊपर। एंड सिंस इनके बेसिकली प्रोडक्ट या तो होमोजीनियस हो सकता है या तो डिफरेंशिएटेड हो सकता है। एंड इधर सिंस बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ओलिगोपोली के केस में भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉल। ठीक है, ये बेसिकली इनइलास्टिक डिमांड की बात करता है, इसकी भी इनइलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट है मोनोपोली की बात। मोनोपोली मतलब एक सिंगल राजा, there is a single seller in the market, large number of buyers in the market, बस सिर्फ एक सेलर है अपना मार्केट में। मैंने एग्जांपल लिया था काजू किंग का। एक ही आपको काजू खरीदना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? काजू किंग। इंडिया में कोई भी और काजू सेलर नहीं है। ठीक है, सो काजू किंग है, आपको काजू खरीदना है, आप किसी भी पार्ट से आ रहे हो इंडिया के, आपको काजू खरीदना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? काजू किंग के पास। सो देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के आसपास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हाईली डिफरेंशिएटेड। ये मोनोपोली इसीलिए है, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पली का मतलब होता है
seller. So there is a single seller in the market. अगर आपको काजू खरीदना है तो इससे ही खरीदना पड़ेगा. That is why the product differentiation is extreme. And since इस product का कोई भी close substitute available नहीं होता market में, इसलिए इसकी elasticity बहुत ही कम होती है. ठीक है. So it is very inelastic. ठीक है. इसे relatively inelastic demand भी बोला जाता है. एंड द कंट्रोल ओवर प्राइस, व्हाट डू यू थिंक? काजू किंग इज द ओनली सेलर इन द मार्केट. आपको क्या लगता है, क्या वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है. एंड नाउ सिंस ही कैन कंट्रोल द प्राइस, ही बिकम्स द प्राइस मेकर. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस. बाकी जितने भी मार्केट्स है, इसमें आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल ओवर प्राइस बहुत ही कम है, और परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है. दैट इज व्हाई ऑल दीज फर्म्स आर प्राइस टेकर्स. ठीक है. मोनोपोली कुछ हद तक बोल सकते हैं आप लोग प्राइस मेकर भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, तो वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्राइस में. बट अगर आप सब्सटैंशियल कंट्रोल की बात करें तो सिर्फ एक के पास रहेगा, विच इज मोनोपोली. आई होप सबको समझ में आ गया. तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया. एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड द सेकंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड करा गया: मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली. यस. और इसके हम लोगों ने फीचर्स इन डिटेल देख लिए हैं. नाउ लेट अस स्टडी. वहां पे नीचे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. इसी कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर है. ठीक है. आपने 10 प्रोडक्ट्स बेचे, एक ही. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूबलाइट्स की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो आपने 10 ट्यूबलाइट बेची एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200. तो आप लोग मुझे बताइए, आपने 200 रुपए में बेची और 10 ट्यूबलाइट्स बेची, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना होने वाला है इधर? योर टोटल रेवेन्यू इज गोइंग टू बी प्राइस इनटू क्वांटिटी. यस, प्राइस इनटू क्वांटिटी. और मान लेते हैं आपने सारी की सारी ट्यूबलाइट्स अगर 200 रुपए में बेची है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगेन, व्हिच इज गोइंग टू बी ₹200. ठीक है. 200 रुपीज आपका तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा. आपका टोटल रेवेन्यू आया था 2000, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. एंड आपका एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 200. ठीक है. सो आपने क्या देखा, जब आपने प्राइस कांस्टेंट माना है तो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. yes or no? So basically average revenue is nothing but the revenue earned per unit of output. Now the AR curve is also known as the firm's demand curve. क्यों ऐसा बोला जाता है? अगर आप अपना प्राइस ज्यादा रखते हो प्रोडक्ट का ये चीज आई होप क्लियर है दैट AR इज इक्वल टू प्राइस. यस. अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखते हो तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एंड अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हो तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हुए आपके प्रोडक्ट की डिमांड विल increase. So there is an inverse relationship between price and demand. I hope you all have understood. So obviously अब basically since price is equal to average revenue, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो average revenue curve shows us the relationship between output and price, which is nothing but the demand curve. ठीक है. आगे लिखा है कि हमने assumption डाला है that all the units are sold at the same price. Next देखिए, what is marginal revenue? Marginal revenue is the rate of change of total revenue resulting from the sale of an additional unit of output. एक extra unit बेचने से कितना revenue में change आया है, that is basically your marginal revenue. Now आगे लिखा हुआ है that marginal revenue falls at a faster rate than fall in AR. मतलब MR जो है एक ज्यादा तेजी से गिरता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू कर्व. तो अगर आप बना के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा. मैं बस ऐसे रफ में बना के दिखा रही हूँ आपको. दिस इज बेसिकली द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस विल बी बेसिकली द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. ठीक है. अभी देखिए the marginal revenue curve falls exactly between the AR curve and the y-axis. आपको दिखाई दे रहा है, this is the y-axis and this is the average revenue curve. तो MR curve exactly बीच में आ रहा है. बीच में किसके बीच में आ रहा है? y-axis and average revenue curve के बीच में आ रहा है. So MR curve falls exactly between the AR curve and the y-axis. ये सारी चीजें
एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू कीप्स फॉलिंग it becomes zero and then it becomes negative. So देखो MR पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे MR पॉजिटिव है, यहाँ पे MR जीरो है एंड यहाँ पे MR नेगेटिव है. सो MR कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा है कि AR कर्व represents the demand function of the firm. That means it shows an inverse relationship between price and quantity demanded. आगे लिखा है AR keeps falling. Why does it keep falling? Because आपका डिमांड कर्व कभी भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. It shows an inverse relationship between the price and the quantity demanded. अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी भी AR कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा? AR कभी भी जीरो हो सकता है क्या? आप उस हद तक प्राइस को कभी भी लेके जाएंगे क्या? जब आपकी डिमांड बेसिकली, आप प्राइस को कभी भी जीरो कर पाओगे क्या? नहीं, आप प्राइस को कभी भी जीरो नहीं करेंगे. दैट इज वाई द एवरेज रेवेन्यू कर्व विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, एज प्राइस विल नेवर बी जीरो. आप फ्री गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइस विल नेवर बी जीरो. ठीक है, सो दैट इज व्हाई AR कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर. अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है द मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द TR कर्व. कैसे बोला हम लोगों ने ये चीज? MR इज नथिंग बट चेंज इन टोटल रेवेन्यू dy by dx. yes, so basically change in total revenue upon change in quantity. So अगर आप देखें, आपने मैथ्स में देखा होगा, dy by dx is nothing but the slope of any curve. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the MR is basically marginal revenue forms the slope of the TR curve. अच्छा, आगे हम लोगों ने MR और TR के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की है. When MR is falling but it is positive, तब TR के साथ क्या होगा? TR will increase but at a diminishing rate. Why will that happen? Because TR is nothing but sum total of marginal revenue. तो marginal revenue अगर positive है तो TR आपका increase होता रहेगा. But since marginal revenue हमेशा गिरता हुआ रहता है, हमेशा गिरता ही है, that is why TR will increase but at a diminishing rate. When MR touches the x-axis, यानी कि MR equals to 0, then TR will be maximum. When MR become negative, then TR will fall. तो ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की है between MR and TR. This is very very similar to law of DMU. ठीक है, हम लोगों ने देखा था वहां पे TO और MU के बीच की जैसी रिलेशनशिप थी, वैसी ही रिलेशनशिप आप लोग देख सकते हैं TR और MR के बीच में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है under perfect competition, price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. That is a horizontal curve which is parallel to the x-axis. The AR curve is perfectly elastic. Obviously parallel to x-axis, that means AR curve यानी कि demand curve is perfectly elastic. Perfect competition के अंदर demand curve is perfectly elastic. Yes, it is a horizontal line parallel to x-axis. Next, under imperfect competition, the AR is equal to price, right? And MR is always less than AR. MR is always less than AR. जैसे ही मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, imperfect competition के अंदर क्या होता है? For example, this is AR curve and this is MR curve. तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. जैसे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, दिस इज माई आउटपुट, से 10 यूनिट्स मुझे सेल करना है. तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं मेरा MR कितना आएगा, इतना आएगा, एंड मेरा AR कितना आएगा, मेरा AR इतना आएगा. तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं कोई भी पॉइंट अगर लूं तो आप वहां पे देख पाएंगे दैट माय AR इज ऑलवेज मोर देन माय MR. ठीक है. अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है? AR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू MR रहता है. बट इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में AR इज इक्वल टू प्राइस is equal to the demand curve, but AR is always more than the marginal revenue. ठीक है, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, under which market the MR and the AR curve coincide. coincide मतलब they are equal. क्या क्या मतलब होता है? कौन से टाइप के मार्केट में AR is equal to MR? बोलो, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए. नाउ एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, MR is equal to AR
ब्रैकेट में डालेंगे E-1 डिवाइडेड बाय E. व्हाट इज E नाउ? E का मतलब क्या है? E बेसिकली इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये फॉर्मूला का हम लोगों ने डेरिवेशन भी देखा था क्लास में, सो आई होप इट इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर. अभी बस हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि AR एंड MR के बीच की रिलेशनशिप क्या है. अभी हमने क्या देखा था? MR और TR के बीच की रिलेशनशिप. अब हम क्या देख रहे हैं? MR एंड AR के बीच की रिलेशनशिप, राइट? तो यहाँ पे इलास्टिसिटी भी इन्वॉल्व होता है, राइट? इलास्टिसिटी मतलब आपका प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, ठीक है? सो कभी भी हम इलास्टिसिटी की वैल्यू लेते हैं, आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी जनरली नेगेटिव होता है, राइट? बट यहाँ हम जो E की वैल्यू ले रहे हैं, वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E. कभी भी पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है. अगर इलास्टिसिटी -2.5 है तो आप लोग E की वैल्यू क्या लेने वाले हैं? 2.5. ठीक है? So now let us establish the relationship. जब E की वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन वन होता है, इक्वल टू 1 होता है या लेस देन 1 होता है, तब MR की वैल्यू क्या आएगी? लेट्स सी. व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, अगर हम फॉर्मूले में E की वैल्यू 1 डालकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा दैट MR विल बी 0. अब ऑब्वियसली MR 0 है तो TR का क्या होगा? TR विल बी मैक्सिमम. ठीक है? व्हेन E की वैल्यू मोर देन 1 होता है, E की वैल्यू, कोई भी E की वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर मोर देन 1 वाली कोई भी वैल्यू लीजिए आप, जैसे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3 लीजिए, तब आपको समझ में आएगा दैट MR की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. एंड व्हेन MR की वैल्यू पॉजिटिव है, TR विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट. तीसरा, जब E की वैल्यू लेस देन 1 है तब क्या होगा? फॉर एग्जांपल E की वैल्यू 0.8 लेकर एक बार ये MR कितना आएगा निकाल कर देखिए. यू विल फाइंड दैट MR इज नेगेटिव व्हेन E इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. एंड व्हेन MR इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तब TR विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. यस, एकदम MR एंड TR की रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इज द बेसिकली द सेम एज MU एंड TU की रिलेशनशिप जो आप लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था. ठीक है? सो ये E, इलास्टिसिटी एंड MR के बीच की रिलेशनशिप आई होप सबको समझ में आ गई है. ठीक है? अगर हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी यूज करें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा. देखिए, ये बेसिकली अपना डिमांड कर्व है. हम ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, इस सेंटर पॉइंट पे कभी भी हम पॉइंट इलास्टिसिटी में हमारा फॉर्मूला क्या देता है इलास्टिसिटी निकालने का? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट. यस और नो? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट. सो अगर हम सेंटर पॉइंट लेते हैं तो लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू द अपर सेगमेंट. सो बेसिकली लोअर डिवाइडेड बाय अपर इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्वल टू 1. तो अब मुझे एक चीज बताओ, जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हमारा MR कितना आएगा? सोचो, अभी देखा था इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, देन MR कितना आता है? 0 आता है. सो बेसिकली आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये पॉइंट को प्लॉट कर देंगे दैट व्हेन E इज इक्वल टू 1 देन MR विल बी 0. ठीक है? एंड सिंस यू ऑल नो दैट AR एंड MR कर्व एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही पॉइंट से वो ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए आपको पता है दैट दिस पर्टिकुलर कर्व इज नथिंग बट द डिमांड कर्व और AR कर्व. तो ये और MR एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या आ जाएगा? हमारा MR कर्व आ जाएगा. ठीक है? अभी अगर लोअर सेगमेंट की बात करें, आपको पता है अगर आपने ये वाला पॉइंट ले लिया तो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1 और लेस देन 1? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी less than 1 because lower segment is smaller, so elasticity will be less than 1 in this particular case, and in इस particular case में MR will be negative. आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं ये वाला पॉइंट देखो तो MR नेगेटिव है, ये वाला MR नेगेटिव है, ये वाला भी MR नेगेटिव है. एंड अपर सेगमेंट में मैं अगर कोई पॉइंट लूं जहां इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, देन उस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं दैट MR बेसिकली पॉजिटिव है. सबको समझ आ रहा है क्या? यस. सो बेसिकली एट हायर प्राइस आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट एट अ हायर प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 एंड MR इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली TR विल इंक्रीज. अगर सेंटर पॉइंट की बात करें, मिडिल पॉइंट की बात करें, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, MR विल बी 0 एट दैट टाइम एंड TR विल बी मैक्सिमम. एंड अगर लोअर प्राइस की बात करें, जैसे प्राइस अगर कम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप प्राइस की बात करते हैं, सो बेसिकली लोअर प्राइस पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 एंड MR इज नेगेटिव एंड TR इज
फॉलिंग। यस, ये मैंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, ठीक है। Let's do this question. The MR, when the MR curve touches the x-axis, when does it touch the x-axis? यानी कि MR is equal to 0 कब होता है? When E is equal to 1. I hope everybody understood. जब elasticity is equal to 1, then MR touches the x-axis. ठीक है? चलिए, let's come to the next question. A competitive firm should shut down if the price is below dash in the short run. ये बेसिकली हम लोग अपने बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की तरफ आ गए हैं। लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। कोई भी एक फर्म है, अगर वो अपने टोटल कॉस्ट कवर कर पा रहा है तो क्या वो ऑपरेट करेगा? यस, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ऑपरेट, राइट। बट अगर वो अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है तो क्या वो ऑपरेट करेगा? फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 रुपीज पर यूनिट और उसका रेवेन्यू है 10 रुपीज पर यूनिट। क्या किसी फर्म को लॉजिकली शॉर्ट रन में ऑपरेट करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए? डेफिनेटली यस। व्हाई? बिकॉज फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट रन जो रहते हैं फिक्स्ड इन नेचर, दे कैन नॉट चेंज। यस, ऐसे कॉस्ट विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन आर बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट। तो से फॉर एग्जाम्पल, आपको रेंट पे करना है, तो अगर आपका रेवेन्यू इज मोर देन योर वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये जो 2 रुपए आप बचा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर बेसिकली पेइंग ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन द शॉर्ट रन, अगर आपका रेवेन्यू इज मोर देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, right, your revenue is more than, price is more than the average variable cost, then you should continue producing. But agar your price is equal to average variable cost, then this particular price is known as shut down price, क्योंकि price अगर इससे नीचे गिरा तो आप लोगों को short run में shut down कर देना चाहिए। So when your price falls below average variable cost in the short run, of course, then you should shut down. इसीलिए that's why, therefore, when price is equal to average variable cost, this is known as shut down price. क्या बोलते हैं इसे? shut down price भी बोलते हैं, ठीक है। I hope I'm making myself clear, ठीक है। यहाँ पे मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन। वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट की नहीं। तो अब बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे। ये दो बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए आपके मॉड्यूल में, इसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया है। चलिए देखिए, sunk fixed cost is irrelevant in the shutdown decision because fixed costs are already incurred. Sunk cost ऐसे cost होते हैं which are already incurred in the past. अब आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए these are irrelevant for decision making. Yes, जो आपको डिसीजन लेना है ये sunk cost को इग्नोर करते हुए लेना है, बिकॉज ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुके हैं। दैट इज व्हाई these are irrelevant when it comes to the decision making. नेक्स्ट लिखा हुआ है मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज द शट डाउन प्राइस, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। नेक्स्ट लिखा है द शट डाउन प्राइस इज द प्राइस एट विच द फर्म सीजेस प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट रन की ही बात हो रही है, शॉर्ट रन की ही बात हो रही है। इफ द एवरेज वेरिएबल, इफ द एवरेज रेवेन्यू is basically more than the average variable cost but less than the average total cost, then what should you do? You should continue production. Why? Because kahin na kahin some part of the fixed cost is also being covered. That is why what should you do? You should continue production. If price is equal to average revenue is equal to ATC, then what do we earn? We earn normal profits or zero economic profits, because ATC is nothing but your ATC includes what? Includes what? Normal profit. ATC basically किसकी बात करता है? आपके इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करता है। ATC is nothing but your economic cost divided by the total output, इसीलिए यहाँ पे normal profit included होता है। So when price is equal to ATC, the firm is going to earn normal profits or zero economic profit. अच्छा, what if the average revenue is more than ATC?
then what will happen? You will earn a positive economic profit or super normal profit. I hope everybody is clear. Yes, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके रखा है, ठीक है, लेट्स सी दैट. देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 20 एंड एवरेज रेवेन्यू इज 25. यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1.1 लाख रुपीस दिया हुआ है एंड डिमांड आपका 10,000 रुपीस दिया हुआ है. तो अब आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके बताइए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए प्रोडक्शन या फिर रोक देना चाहिए. ठीक है, चलिए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फर्म विल अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन व्हाट हैपेंस. तुम लोग मुझे बताओ, ये भी बिहेवियर प्रिंसिपल में दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज कब होगा आउटपुट. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि व्हेन विल यू मैक्सिमाइज योर आउटपुट, तो आप लोग क्या लिखेंगे वहां पे? व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, राइट. ये बेसिकली एमआर इक्वल्स टू एमसी से हम लोग क्या निकलते हैं? अपना इक्विलिब्रियम. क्या निकालते हैं? प्राइस या क्वांटिटी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज को. MR इज इक्वल टू MC जब होता है तब निकलता क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकलता है. ठीक है, सो अ फर्म विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स व्हेन MR इज इक्वल टू MC. अच्छा, व्हाट इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट? शुड यू कंटिन्यू प्रोडक्शन, स्टॉप प्रोडक्शन, और व्हाट शुड यू डू? व्हेन marginal revenue is more than marginal cost, then in that case you should keep producing. Why? Because एक extra unit बेचने से जो revenue मिल रहा है, that is much more than the cost of producing that extra unit. So marginal revenue is basically that एक unit को बेचने से revenue, and marginal cost is that cost of producing the extra unit. So your revenue is more than the cost. That is why you should keep producing until the equilibrium point, that is MR equals to MC. ठीक है. When the demand for a product is unitary elastic, ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालाइज करो. दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्या बोला है? डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है? बोलो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. तो अब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो टीआर का क्या होगा? सोचो सोचो, तुम लोग सोचो. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 रहेगा, तब मुझे बताओ एमआर क्या होगा? एमआर विल बी 0, and when MR is 0, TR is maximum. I hope everybody got this particular answer. You guys are revising. अब ये आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, so this is again an important question. इसको भी मार्क करके रखेंगे आप लोग. आगे चलते हैं. चलिए, now we finally going to start our second chapter, which is price determination under different types of market. ठीक है, तो यूनिट 2 में हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस के बारे में बात करेंगे. प्राइस सीलिंग इज बेसिकली एन अपर लिमिट. ऐसे टाइप ऑफ गुड्स जहां पे एक अपर लिमिट लगाने की जरूरत है. प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देगा सिचुएशन को. तो वहां पे एक अपर लिमिट लगाया जाता है ताकि प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जा सके. जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे, पेट्रोल के प्राइसेस पे क्या लगा दिया गया है? सीलिंग लिमिट लगा दी गई है कि प्राइस बेसिकली 108 या 109 से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए. तो आपने एक अपर लिमिट लगा दी है, सीलिंग लगा दी है. अपर लिमिट, सीलिंग किधर होती है? ऊपर होती है. सो बेसिकली सीलिंग मतलब यू हैव अप्लाइड एन अपर लिमिट कि प्राइस इससे ज्यादा नहीं जा सकता, right? So it is basically the maximum price that can be charged from the sale of a product. और यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, पेट्रोल, डीजल, कोल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. एंड दूसरा है फ्लोर प्राइस. फ्लोर किधर होता है? जमीन पर. सो बेसिकली इट शोज अस द लोअर लिमिट और द मिनिमम प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट विल बी सोल्ड. जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, नहीं तो फार्मर सरवाइव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए व्हीट, राइस, शुगर केन एक्सेट्रा ऐसे टाइप के गुड्स के ऊपर क्या लगता है? फ्लोर प्राइस लगता है. तो आप पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ पेट्रोल, डीजल, there is an upper limit set, and this upper limit is also known as price ceiling, floor price, market price, anything. ठीक है, तो वो ऑप्शंस देंगे तो आपको समझना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर सीलिंग, प्राइस सीलिंग लगेगा. एंड अगर ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करें तो इस पे फ्लोर प्राइस रखेगा. ठीक है, सो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर बात करें, सो कैसे निकाला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस? मैंने पहले भी बताया था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है. तो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर कहीं ना कहीं पे भी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाता है. प्राइस कैसे निकलता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई.
जहां पे क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल, दिस पर्टिकुलर प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ये अगेन आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम प्राइस बेसिकली हम लोगों ने कैसे निकाला, पहले तो इससे समझते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस बेसिकली मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के इंटरैक्शन के थ्रू निकाला जाता है। सो बेसिकली ये है अपना डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग शोइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अपना जो सप्लाई कर्व है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग शोइंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, तो यहां से मैं क्या करूंगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी। This is going to be my market equilibrium. This is going to be my equilibrium. This is my equilibrium price and this is my equilibrium quantity. ठीक है, तो equilibrium price कैसे निकलता है? It is determined by the market forces of demand and supply. ऐसा प्राइस जहां पे demand is equal to supply is basically the equilibrium price और इसको market clearing price भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे ये निकालने के टाइम पे एक अजम्पशन होता है दैट ऑल द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। आपने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी देखा होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि कैटरस पैरेबस। क्यों होता है कैटरस पैरेबस? ताकि एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा जा सके बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट। तो आप अजम्पशन डाल देते हो एक कैटरस पैरेबस का, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोगों का ये अजम्पशन के बेसिस पे निकलता है, बट इन रियलिटी आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या ये assumption always holds true? Does this assumption always hold true? Obviously not ceteris paribus is not always true. कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर इस चीज को अफेक्ट कर ही देता है। दैट इज वाई बेसिकली हम लोग ये अलग अलग सिचुएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस मैंने वैसे ही बना के रखे हुए हैं। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां से आप ये Q लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे P लिख देती हूँ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में चेंज आया है, एक फेवरेबल चेंज आया है, तो आप लोग मुझे बताओ कि डिमांड कर्व का क्या होने वाला है। द डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट साइड। यस, देयर इज गोइंग टू बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो इसे मैं D डैश लिख देती हूँ। अब ध्यान से देखो, मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अब इधर से किधर शिफ्ट हो गया है, इधर शिफ्ट हो गया है। यस, दिस इज E डैश। तो आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया है, दोनों इंक्रीज हो गया है। इज इट क्लियर? यस। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होगा, लॉजिकली भी सोचने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई पहले दोनों 100 यूनिट्स थे, अब सडनली डिमांड बढ़ गई, जैसे कि कोविड के केस में लिम्सी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। लिम्सी क्या है? विटामिन सी। यस, सो विटामिन सी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई अचानक से, राइट। सो डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्राइस पे एक अपवर्ड प्रेशर आया, जिसके कारण इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज्ड। समझ में आया क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस में यहाँ पे ईपी से डिनोट करती हूँ इसे, EP increased. Yes, I hope everybody is clear. And obviously equilibrium quantity भी क्या हुआ है, increase हो गया है। आगे let's come to the next situation, decrease in demand। कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण बेसिकली डिमांड कर्व अब क्या हुआ है, it has shifted to the left hand side। yes, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले वाला इक्विलिब्रियम पहले मार्क कर लेती हूँ। दिस वाज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम E। तो अब आप देख सकते हैं प्राइस ये था एंड क्वांटिटी ये था, बट अब डिक्रीज इन डिमांड के कारण क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम अब इधर शिफ्ट हो गया है। यस, दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई उतना का उतना ही है, एक एक करके हम लोग चेंज देख रहे हैं, सप्लाई उतना का उतना ही है, बस हम लोगों का डिमांड चेंज इन डिमांड हुआ है, अदर डिटर्मिनेंट में चेंज आया तो चेंज इन डिमांड हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस फेल एंड ऑल्सो द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फेल।
तुम सोचो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई वाज इक्वल एट 100 यूनिट्स, अब अचानक से उस प्रोडक्ट का डिमांड अगर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली प्राइस भी कम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? सो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों का दोनों कम हो जाएंगे। तीसरा केस, अगर डिमांड वैसा का वैसा ही है बट सप्लाई में इंक्रीज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है विच इज फेवरेबल फॉर द सेलर, राइट, अब कम कॉस्ट में वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सकता है। तो देखो ये S1 मेरा न्यू सप्लाई कर्व है, ठीक है, पुराना इक्विलिब्रियम मेरा ये था और अब का इक्विलिब्रियम मेरा है ये, ठीक है। सो पुराने में मेरा ये प्राइस था और ये क्वांटिटी था, दिस वाज माय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस वाज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बट नाउ अब क्या हुआ है दिस इज माई न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज माई न्यू प्राइस। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वांटिटी के साथ क्या हुआ है, क्वांटिटी हैज इंक्रीज एंड व्हाट अबाउट द प्राइस हैज फॉलन डाउन। तो यही कंक्लूजन हम लोग नीचे भी लिख देंगे, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस हैज फॉलन डाउन एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नाउ लॉजिकली भी समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होगा। इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है, पहले डिमांड एंड सप्लाई दोनों का दोनों 100 यूनिट्स था, बट अब अचानक से सप्लाई इंक्रीज हो गया है, से 150 यूनिट्स हो गए। डिमांड कितनी है 100 यूनिट्स, बट सप्लाई कितना हो गया 150 यूनिट्स। सो देयर इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस। यस, प्राइस के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। तो तुम लोग सोचो इसके बाद क्या होने वाला है, एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा प्राइस के ऊपर। तो आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली जब प्राइस कम होगा डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। यस, सो नाउ डिमांड विल इंक्रीज टू 150 यूनिट्स, क्योंकि प्राइस कम हो गया है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड। सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, एंड क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कब इक्वल हो जाएगी 150 यूनिट्स पे। ठीक है, और वही सिमिलर केस आप लोग डिक्रीज इन सप्लाई का देखेंगे। ठीक है, तो पहले सप्लाई कर्व SS था, अब सप्लाई कर्व S1 हो गया है। ठीक है, लेट्स मार्क दिस S1। ठीक है, पहले ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड ये इक्विलिब्रियम प्राइस, बट अब एक नया इक्विलिब्रियम बन गया है, दिस इज E', ये है इक्विलिब्रियम प्राइस P' एंड ये है मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हुआ है एंड इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया है। सो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट केस फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है देखें, यहाँ पे बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इट हैज increased and equilibrium quantity has fallen down. Example, वही same example, demand and supply were at 100 units, they were equal. Yes, but अभी क्या हुआ, अचानक से सप्लाई कम हो गया है, तो let's say supply has become 70 units now. सोचो डिमांड 100 है और सप्लाई 70 है, तो अब क्या होगा, एक अपवर्ड प्रेशर आएगा ऑन द प्राइस, और प्राइस के ऊपर अगर एक अपवर्ड प्रेशर आता है तो डिमांड का क्या होगा, सोचो डिमांड विल फॉल। दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम अब 70 यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या हुआ, प्राइस के इंक्रीज होने के कारण इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब गिर चुका है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। किसी भी चीज को लॉजिक से समझो तो तुमको और अच्छे तरीके से ये चीजें याद रहेंगी, प्लीज रट्टा मारने की कोशिश मत करो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने इंडिविजुअली अगर सिर्फ डिमांड में चेंज होता है या सिर्फ सप्लाई में चेंज होता है तो हमने ये वाला सिनेरियो देखा। But what if there is a simultaneous change in the demand and supply? तो इनमें भी चार केसेस बन रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, पहला केस। दूसरा केस, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये सेकंड केस। तीसरा, डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, और चौथा डिमांड गिर रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो ये चार अलग अलग केसेस को हम लोग अभी स्टडी करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। When there is an increase in demand and increase in supply, ध्यान से देखो, डिमांड एंड सप्लाई दोनों में इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, दे आर बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तब हम ये तो सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। यस, बट प्राइस के बारे में हम लोग सर्टेनली नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स कि कौन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो जब आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, when the demand and supply are moving in the same direction, तब equilibrium quantity को लेकर हम certain रहेंगे, the equilibrium quantity will increase but equilibrium prices
uncertain. वही उल्टा केस, where there is a decrease in demand and decrease in supply, again they are moving in the same direction. Now the equilibrium quantity will obviously decrease, because decrease in supply, decrease in demand, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो गिरेगा ही गिरेगा, बट प्राइस के बारे में हम लोग सर्टेनली नहीं बता सकते. ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा गिरा है. अगर डिमांड ज्यादा गिरा एज कंपेयर टू सप्लाई, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ फॉल इन प्राइस. और अगर सप्लाई ज्यादा गिरा एज कंपेयर टू फॉल इन डिमांड, सो देयर इज गोइंग टू बी अ इंक्रीज इन प्राइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हमने सेम डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो वो वाला सिनेरियो देखा, उसमें हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज सर्टेन. ये सर्टेनली हम बता सकते हैं. अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगा, और अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होगा. बट व्हाट इफ डिमांड एंड सप्लाई आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड हुआ है और डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है, तो बेसिकली इस केस में लॉजिकली सोचो, डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज, और सप्लाई में डिक्रीज. वही 100 यूनिट्स वाला एग्जांपल लो. डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज, यानी डिमांड हो गई है 120 यूनिट्स और सप्लाई हो गया है से 70 यूनिट्स. तो डिमांड 120 यूनिट्स और सप्लाई 70 यूनिट्स. तुम बोलो सप्लाई कम है तो कैसा प्रेशर आएगा प्राइस के ऊपर, देयर इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस. तो प्राइस को हम बता सकते हैं सर्टेनली इंक्रीज होने वाला है, सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा, बिकॉज सप्लाई कम हो गया और डिमांड इंक्रीज हो गया. सप्लाई इज लेस, डिमांड इज मोर, तो उस केस में इलास्टिसिटी, the equilibrium price will increase, but equilibrium quantity के बारे में हम certainty से बात नहीं कर सकते. depends कि कौन ज्यादा increase हो रहा है और कौन ज्यादा decrease हो रहा है. ठीक है, वही केस on the other hand, अगर decrease in demand and increase in supply का केस है, again they are moving in the opposite direction, तब हम certainly बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, डिमांड डिक्रीज हुआ है और सप्लाई इंक्रीज हुआ है, तो हम ये सर्टेनली बोल सकते हैं कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, एंड व्हेन द सप्लाई इज मोर देन डिमांड, देन प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर बनेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस. दैट इज व्हाई EP, that is your equilibrium price, is going to fall. ठीक है, so when there the demand and the supply move in the opposite direction, then किसके बारे में सर्टन हो जाएंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में सर्टन हो जाएंगे, और क्वांटिटी के बारे में देखना पड़ेगा. राइट, अनसर्टन रहेंगे. सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू डिसाइड. देखना पड़ेगा कौन ज्यादा गिरा है, कौन ज्यादा कम हुआ है, कौन ज्यादा इंक्रीज हुआ है. सिमिलर इज द केस यहाँ पे भी, एक डिक्रीज हुआ और दूसरा इंक्रीज हुआ है, यानी कि कौन सा डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. तो फिर भी हम लोग सर्टेनिटी के साथ क्या बोल सकते हैं, दैट प्राइस क्या हुआ है, बोलो प्राइस डिक्रीज हुआ है, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन. ठीक है, इतना ही था आपकी यूनिट 2 में. आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है. Again, I am telling you, I am putting the notes down in the description box, so you can go and download the notes from there. ये वहां पे आप लोगों को ये मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, दोनों की दोनों फाइल्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी. यू कैन इजीली डाउनलोड एंड गो थ्रू द नोट्स. मैं यहाँ पे बस देख लेती हूँ हमने सारी चीज कवर करी है कि नहीं, कुछ भी अगर छूटा है तो लेट्स सी दैट. अच्छा, बस एक छोटी सी चीज बच गई थी, विच इज दिस, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की डेफिनेशन. इट इज वेयर the forces of demand and supply are free to take their own course and there is no intervention from the outside by the government or any other entity. इस type of फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम लोग लेसेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेसेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज लेसेस फेयर इकोनॉमी. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड द सेकंड यूनिट. आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप यू लाइक द रिविजन. काफी डिटेल में मैंने रिविजन लिया है, बट किसी भी कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाया, मेनली रिविजन को कवर करने के लिए मैंने ये किया है. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. इफ you did, please like the video and do put the comments in the comment section below and let me know how you liked it. Chalo, I'll see you all with unit 3 of chapter 4 in the next video. Bye bye.